हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेकंड सेशन में यू आर मोस्ट वेलकम। इसमें हम टच करेंगे आइसोमेरिज्म और उसके बाद मेटल कार्बोनिल्स को। आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत इजी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें लिगेंड और आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। सेकेंड वन इज़ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट भी कहते हैं, जिसमें वाटर के साथ काउंटर आयन को एक्सचेंज किया जाता है, या वाटर अगर बाहर होता है उसको लिगेंड बनाकर अंदर शिफ्ट किया जाता है। देन यू हैव द वेरी इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म कॉल्ड द लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये कुछ ऐसे खास लिगेंड द्वारा दिखाया जाता है जो दो तरह से जुड़ सकते हैं लेकिन इनकी डेंटिसिटी चेंज नहीं होती। इन्हें कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एंड देन यू हैव द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में दोनों आयंस, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें हम आपस में मेटल के साथ लिगेंड्स को एक्सचेंज कर देते हैं। नाउ लेट्स कम टू ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में स्टूडेंट को पहले एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता क्योंकि सारे बॉन्ड लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो शुरुआत अब स्क्वायर प्लेनर से होगी। स्क्वायर प्लेनर में सिस पोजीशंस बिल्कुल पास वाली होंगी और ट्रांस पोजीशंस बिल्कुल ऑपोजिट होंगी। और ये बात पहले ही याद रख ली जाए, स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कोई चांस नहीं होगा। अब आइए शुरुआत करते हैं पहले केस से। Ma2B2, यहाँ पर कैपिटल M सेंट्रल मेटल है, स्मॉल लेटर्स आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स, और बाद में हम देखेंगे कैपिटल लेटर्स बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। Ma2B2 में दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सिस और फिर ट्रांस। और एक बहुत ही स्पेशल आइसोमेरिज्म केस बनता है MABCD, जिसमें एक सेंट्रल मेटल से स्क्वायर प्लेन में चार अलग अलग लिगेंड जुड़ते हैं। इसमें तीन संभावनाएं होती हैं, A ट्रांस B, A ट्रांस C एंड A ट्रांस D। नाउ लेट्स कम टू बाइडेंटेट लिगेंड। स्टूडेंट को ये बात भी याद रखनी चाहिए, बाइडेंटेट लिगेंड के अंदर किलेशन होता है, जिसकी वजह से वो सिस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है और ट्रांस पोजीशन पे नहीं जा सकता, यानी वो आइसोमर्स को रेस्ट्रिक्ट करता है। जैसे कि आप फर्स्ट केस देख रहे हो MAA2, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बाइडेंटेड लिगेंड के दोनों किनारे बदल दें, जैसे कि MAB, और फिर हम दो मोनोडेंटेट लिगेंड अलग अलग लें, स्मॉल a स्मॉल b, तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। यही बात दो बाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगेंड में भी देखी जा सकती है, MAB होल ट्वाइस, इसमें दो GI होंगे। और फाइनली आप दो अलग अलग बाइडेंटेट लिगेंड्स ले सकते हो जिसमें दोनों अनसिमेट्रिकल होने चाहिए, उसमें भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं फोर्थ केस MA B और दूसरा है C D। राइट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कोई ऑप्टिकल केस नहीं बनेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द वेरी स्पेशल एंड ब्यूटीफुल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में पहले आप देख लीजिए सिस पोजीशन क्या होती है और ट्रांस। जब भी दो बॉन्ड्स आपस में जुड़ें मेटल के साथ और वो मेटल उनके बीच में ना आए तो वो सिस पोजीशन होगी। और अगर दो बॉन्ड्स इस तरह से जुड़े हैं कि उनको अगर आप कनेक्ट कर दें तो वो मेटल के थ्रू गुजरेंगे, तो दैट मीन्स दे आर ऑन द ट्रांस पोजीशन। तो पहला केस आप देख रहे हो MA4B2, इसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, सिस B के साथ है और ट्रांस के साथ, A के हिसाब से नहीं कहा जाएगा। अब बहुत ही स्पेशल आइसोमेरिज्म जो स्टूडेंट को याद रखना होता है, दैट इज़ MA3B3। आप इसमें देख पा रहे हैं जब तीनों A इस तरह से हों कि वो ऑक्टाहेड्रन के एक फेस को पकड़ लें, जिसे आप कह रहे हो फेसियल। और दूसरा केस होगा जिसमें तीनों A या तीनों B भी आप देख सकते हैं, वो एक ऐसे प्लेन में आ गए जो मेटल से गुजर रहा है। सो सेंटर से गुजरने वाला प्लेन हमेशा मेरिडियन कहलाता है, इसलिए ये वाला आइसोमर हुआ मेरिडियनल। स्टूडेंट को ये बात भी अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि ना तो फेसियल और ना ही मेरिडियनल मोनोडेंटेट वाला ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। अब आते हैं तीन बाइडेंटेट का बहुत ही स्पेशल केस, MAA होल थ्राइस। हालांकि इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होता क्योंकि इसमें तीनों बाइडेंटेट सिस पर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन जो ज्योमेट्री बनती है वो अपने आप में कायरल शेप ले लेती है। सो एज यू कैन सी द मिरर इमेज ऑफ MA होल थ्राइस इज नॉट सुपर इम्पॉसिबल ओवर इट्स ओरिजिनल फॉर्म। इसी तरह से ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अब आप एक एक बाइडेंटेट हटाते जाएं
और दो दो मोनोडेंटेट लगाते चले जाएं, तो इसमें वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव जिसमें मोनोडेंटेट सिस पोजीशन पर रहेगा। जैसे कि MAA होल ट्वाइस स्मॉल a2, इसमें जब स्मॉल a सिस पोजीशन पर रहेगा वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। तीसरा केस देखिए MAA A2B2, इसमें जब तक A और A सिस होंगे और B और B सिस होंगे ये वाला केस ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और एक और केस है MA2B2C2, इसमें जब तक तीनों पेयर सिस नहीं होंगे तब तक ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। और फाइनली एक और इम्पॉर्टेंट आइसोमेरिज्म MAB होल थ्राइस, क्योंकि इसमें बाइडेंटेट लिगेंड के दोनों किनारे अलग हैं तो ये फेसियल और मेरिडियन रूप ले लेगा। और क्योंकि फेसियल मेरिडियन लेने के बाद वो 3 बाइडेंटेट का केस बन रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी फेसियल भी कायरल होगा और मेरिडियन भी कायरल होगा। अब आइए चलते हैं एक अच्छे से इलस्ट्रेशन पर। सो हेयर इज़ अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर यू, यू कैन ट्राई ओवर हेयर। इसमें पूछा गया है इन चारों स्ट्रक्चर्स को गौर से देखिए और इनकी ज्योमेट्री के हिसाब से ये बताइए इनमें कौन से स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाए जाएंगे। जैसे पहला है जिंक Br2Cl2, उसके बाद है PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, थर्ड वन इज़ CO ट्रिस ग्लाइसिनेटो, और चौथा है ट्रिस ट्राई इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट। Now you can try so that we can display the solution. You can now pause the video for attempting the question. There we are. You can see the solutions now. आप ध्यान से देखिए जिंक इसमें 3D10 कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है, यानी जिंक में भले ही MA2B2 जैसा केस है लेकिन उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो उसमें कोई भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म ना तो GI ना तो OI हो सकता है, राइट। प्लैटिनम का ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है, इसमें सिस वाला आइसोमर सिस्प्लैटिन नाम की कैंसर मेडिसिन के उससे जाना जाता है। और दूसरा आप ट्रांस देख ही रहे हो तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है लेकिन ऑप्टिकल नहीं, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए COGLY होल थ्राइस, इसमें जो GLY है वो एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इट विल शो फेसियल मेरिडियनल एज वेल एज बोथ फेसियल एंड मेरिडियन विल हैव देयर मिरर इमेजेस, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होगा। और लास्ट केस है COEN3, इट इज़ MAA होल थ्राइस, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है तो इसमें GI यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, बट डेफिनेटली द स्ट्रक्चर इज कायरल। अब स्टूडेंट की दिक्कत ये रहती है स्क्वायर प्लेन और टेट्राहेड्रल में कैसे पहचानें, तो आइए उसके लिए एक छोटा सा चार्ट देख लेते हैं जिससे आप याद रख सकते हो। ओके, तो स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल के बारे में जानने से पहले आप ये याद रखिए D8 कॉन्फ़िगरेशन यानी D ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से मेटल्स अचीव करते हैं। तो आप देख रहे हैं निकिल का पूरा ग्रुप, निकिल पैलेडियम प्लैटिनम, जब ये +2 स्टेट में जाता है तो ये D8 बनता है। उससे पहले आप देख रहे हैं रोडियम और इरिडियम, जब ये +1 में रहते हैं तब ये D8 कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, और सिल्वर और गोल्ड जब ये +3 में रहते हैं तब ये D8 में आते हैं। आप ये याद रख सकते हैं इसमें जो भारी एलिमेंट्स हैं यानी नीचे वाले जो 6 हैं जब भी वो D8 में होंगे और 4 मोनोडेंटेट यानी जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो दे विल ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर प्लेनर, चाहे लीगेंड कैसा भी हो, क्लोराइड हो चाहे साइनाइड हो। लेकिन निकिल के साथ आप खास याद रखिएगा, निकिल क्योंकि हल्का मेटल है तो उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड का फ़र्क दिखाई देगा। तो निकिल जब D8 में रहेगा यानी निकिल +2 और उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे कि साइनाइड जुड़ेगा तब वो स्क्वायर प्लेन बनाएगा यानी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब निकिल क्लोराइड जैसे ब्रोमाइड जैसे लिगेंड के साथ या बल्की लिगेंड जो भारी होते हैं जैसे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन उसके साथ वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लाएगा। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत काम का है। अब आइए आखिरी में मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग पर नज़र डाल लेते हैं। नाउ वी हैव 3D सीरीज़ और उनके मेटल कार्बोनिल्स के आपके सामने फॉर्मूले बनाए गए हैं। मेटल कार्बोनिल्स के बारे में स्टूडेंट को ये चीज़ याद रखनी चाहिए, दे आर वेरी वेरी स्टेबल, और इनमें सबसे ख़ास इसमें सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी फॉलो करता देखा गया है। आप देख रहे हैं टाइटेनियम, वैनेडियम, ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये 36 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहे हैं। क्रोमियम
24 इलेक्ट्रॉन्स में पहले से, तो न्यूट्रल में रहकर ही वो 36 अचीव कर रहा है। मैंगनीज़ पे 25 इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो ऑड है, तो मैंगनीज़ उसमें डाइमर फॉर्म करता है, इसे हम कहते हैं डेका कार्बोनिल डाईमैंगनीज़। आयरन है 5 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक ट्रायगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री के साथ वो FeCO5 बनाता है। कोबाल्ट फिर से एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, तो वो डाइमर बनाने के बाद 36 इलेक्ट्रॉन अचीव करता है, और निकिल निको 4 के थ्रू 36 इलेक्ट्रॉन अचीव करता है। इसमें सबसे ख़ास चीज़ होती है मेटल के साथ कार्बन की बॉन्डिंग। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और इसमें सिग्मा और पाई दोनों ही कैरेक्टर होते हैं, और बैक बॉन्डिंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसे सिनर्जेटिक बॉन्ड कहा गया है। आइए उसका स्ट्रक्चर अभी देख लेते हैं। देयर यू आर, यू कैन नाउ सी द ऑर्बिटल ओवरलैप, दिस इज़ अमेजिंग। मेटल जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड एक लोन पेयर डोनेट करता है, शेयर करता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को सिग्मा डोनर कहा गया है। लेकिन जब मेटल के डी ऑर्बिटल पूरी तरह भर जाते हैं तो वो पाई बॉन्ड के थ्रू उसे बैक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स को लौटाता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को पाई एक्सेप्टर भी कहा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन को अपने खाली ल्यूमो ऑर्बिटल में रिसीव करता है। अब आप ध्यान से देखिए, कार्बन मेटल के साथ सिग्मा के अलावा पाई बॉन्ड भी बनाने लगा, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड को लूज़ करना शुरू कर देगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। यानी मेटल कार्बोनिल में ये पाया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बॉन्ड लेंथ है वो न्यूट्रल ओरिजिनल कार्बन मोनोऑक्साइड के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ जाती है, बहुत स्लाइटली बढ़ जाती है। बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा घट जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है, और जितना ज़्यादा मेटल का नेगेटिव चार्ज होगा उतना वो पाई बॉन्ड अच्छा बना सकेगा, उतना कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड वीक होता चला जाएगा। यानी आप देख सकते हैं सबसे अच्छा पाई बॉन्ड टाइटेनियम का बनेगा, उसके बाद वैनेडियम का, और उसके बाद क्रोमियम का। हमें ध्यान रखना चाहिए सिनर्जेटिक बॉन्डिंग को हमें तभी कंपेयर करना चाहिए जब सारी ज्योमेट्रीज सिमिलर हों। तो इस तरह से आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिवीजन यहाँ पर हमने पूरा किया। हैप्पी लर्निंग।